नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की लीडिंग वेबसाइट्स और जो भी लीडिंग आपके न्यूज़पेपर से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर लें और आप लोग सहयोग बनाए रखें, ठीक है। अगर किसी दिन टाइमिंग ऊपर नीचे होती है या कोई गैप होता है तो आप लोगों को सारे आर्टिकल्स कवर किए जाएंगे, इतना विश्वास बनाए रखिए। काफी पुराना साथ है हम लोगों का, तो आप लोग जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि वही तो मोटिवेशन है ना। और यहाँ पर आज देखेंगे कि किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले एमटीपी एक्ट देखेंगे, 1971 का है ये एक्ट। इसके बाद इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है, ठीक है ना, ड्यूरेशन वगैरह को बढ़ाया गया था वहां पर। तो इसको देखेंगे हम। जीएस पेपर 2 का पार्ट है हेल्थ का, वुमेन्स के राइट्स के या डिसीजन मेकिंग से भी रिलेटेड है ये आपका, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे। इसके बाद ग्रीन मैन्योर, काफी बार चर्चा की है हमने, थर्ड पेपर में रख सकते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत। तो ये जीएस पेपर 3 का पार्ट है। एफपीयू की बात करेंगे, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, जो आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है ना, उनके इंटरेस्ट को, फार्मर्स के इंटरेस्ट को जो है ना, बनाए रखने के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, संगठन को बनाया गया। इसको देखेंगे हम, जीएस पेपर 3 का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद ब्रीड वाइज, जो आपकी ब्रीड वाइज या नस्ल के आधार पे जो आपका है रिपोर्ट आई है लाइव स्टॉक और पोल्ट्री की, तो उसको देखेंगे हम लोग, 3rd पेपर का पार्ट है। रुपी डेप्रिसिएशन अभी तक ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम लो पे पहुंच चुका है रुपी की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में। मतलब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया कि डॉलर के कंपैरिजन में रुपए की वैल्यू जो है बहुत कम हो गई। इसका मतलब क्या कि डॉलर का जो डिमांड एंड सप्लाई है उसमें डॉलर की सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, इसलिए डॉलर ज्यादा महंगा है। लेकिन रुपी के संदर्भ में क्या है कि उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो इससे क्या होगा, खुद ही सोचिए कि जो भी चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगी हो जाएगी, है ना। जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो सस्ती हो जाएगी, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो उससे इंपोर्ट से संदर्भित आपका इन्फ्लेशन भी हमारे यहाँ बढ़ेगा, बहुत सारे उसके इंपैक्ट आएंगे, उसको देखेंगे हम लोग। इकोनॉमी का कोर कॉन्सेप्ट है ना, काफी पुराना है और बेसिक है आपका। इसके बाद जो पहला टॉपिक है इसको डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर सीधे बोला जा रहा है कि अमेंडमेंट्स के बाद भी जो एमटीपी एक्ट है उसमें जो वुमेन्स का जो आपका राइट होना चाहिए, राइट टू डिसाइड, है ना, महिला के निर्णय लेने के अधिकार को अभी भी जो है अप टू द मार्क नहीं किया गया है, उसको नहीं उस स्तर तक जो है मेंटेन किया गया है। तो इसको देखेंगे। अबॉर्शन लॉज क्या है इंडिया में, तो आईपीसी के अंतर्गत देखेंगे अगर आप, तो किसी भी महिला को मान लीजिए गर्भपात कराने के लिए जो है बाध्यकारी किया, बाध्यता से या उसको जो है स्वेच्छा से नहीं, मतलब दबाव से या किसी अन्य तरीके के दबाव से, ऐसा समझ लीजिए कि उसको जबरदस्ती प्रेरित किया जा रहा है कि वो अबॉर्शन वगैरह कराए, तो उसको एक तरीके का अपराध माना गया है, ठीक है ना। और उसमें 3 साल तक की जेल या जुर्माना, मतलब मान लीजिए कि उसको जेल हो गई या लगा है, मतलब या तो जेल या जुर्माना, फाइन जिसको बोलते हैं, या दोनों हो सकता है, ठीक है ना। कब कब हो सकता है, मान लीजिए कि जो अबॉर्शन कराने के लिए बोलने वाला आदमी है या जो उसके पीछे उद्देश्य है जिसके कारण वो कराया जा रहा है अबॉर्शन, तो उसमें उसके उद्देश्य में कोई सद्भाव ना हो। अब ये तो सब्जेक्टिव चीज हो गई, यहां पर भी जो है लोग उसको क्या करते हैं, उसको उसका गलत दुरुपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा जो है लॉज है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एमटीपी एक्ट 1971 के कुछ यहाँ पर प्रोविजंस बताए गए हैं, उसको देख लेंगे हम। तो सीधी बात है कि यहाँ पर गर्भावस्था जो है किसी महिला की, तो उसके अंतर्गत स्वैच्छिक समाप्ति की अनुमति दी गई है ना। अब ये समझिए कि मान लीजिए कि कोई
महिला है, गर्भवती महिला है, अगर उनके जीवन को खतरा हो, है ना, या तो उनके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में बहुत बड़ा रिस्क हो कोई, है ना, बहुत बड़ा रिस्क हो उनके जीवन को, तो फिर वो वहां पर क्या कर सकती हैं, गर्भावस्था को जो है वो वहां पर क्या कर सकती हैं, अबॉर्शन के लिए आगे मूव कर सकती हैं। ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, अगला क्या लिखा हुआ है कि यदि बच्चे के जन्म लेने पर, ये समझ में आ गया कि जन्म लेने पर ही ये शारीरिक या मानसिक रूप से जो है बहुत ज्यादा क्या है, उस पर कोई ऐसा विकार है या कोई ऐसी विसंगति है जिसके कारण उसको आगे भविष्य में बहुत ज्यादा समस्या को झेलना पड़ सकता है, या गंभीर रूप से विकलांग होने का पर्याप्त जोखिम वहां पर विद्यमान हो, तब करा सकती है वो, एबनॉर्मलिटीज हो। ठीक है ना। इसके बाद अगर रेप के कारण वो प्रेगनेंसी हुई हो, ठीक, उसके बाद जो है कॉन्ट्रासेप्टिव का फेल्योर हो गया हो, जो गर्भ निरोधक वगैरह होती है उनकी विफलता हो गई हो, और उस विफलता के कारण गर्भावस्था को प्राप्त हुआ हो उस महिला को, विवाहित महिला की बात है, ये नोट कर लीजिएगा कि 1971 में जो भी बात हो रही है वो किसकी बात है, मैरिड वुमेन की। इसी को जो आगे चल के अमेंडमेंट में एनी वुमेन लिख दिया गया है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इश्यूज क्या थे इस एक्ट के अंतर्गत, तो सीधी बात है, एक तो टाइम लिमिट का, है ना, टर्मिनेशन के लिए, प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के लिए जो टाइम लिमिट थी। ठीक, उसके बाद जो कंडीशन है काफी रिजिड है, काफी रिजिड है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होते थे कि लोग जो है इलीगल, जो अनसेफ एबॉर्शन के जो भी आपके आयाम होते थे उनको अपनाते थे। ठीक है ना। एक लैंसेट ग्लोबल हेल्थ की जो स्टडी पब्लिश की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंसेट की रिपोर्ट हमेशा यूज करना चाहिए हेल्थ के लिए, जो भी हम आंसर लिख रहे हो मेंस में। तो इसमें बताया गया था कि 15.6 मिलियन एबॉर्शन भारत में हुए थे 2015 में, उसमें से 78% जो हुए थे वो हेल्थ फैसिलिटीज के इतर होके कराए गए थे, है ना, आउटसाइड हेल्थ फैसिलिटीज। मतलब क्या कि वो जो है वहां पर ना तो सुरक्षा होगी किसकी, स्वास्थ्य की, ना हाइजीन की, है ना। तो इससे क्या होता है कि महिलाओं को जो है वो कई सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, सोशल स्टिग्मा हाई है, उनके स्वास्थ्य के प्रति भी यहाँ पर जो ध्यान नहीं दिया जाएगा, जो इलीगल या जो छुप के जो लोग कर रहे हैं अबॉर्शन, है ना, वहां पर उस तरीके से तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा नहीं, तो कई सारी तरीके से उनके जान को खतरा होता है, उनके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को, तो उस तरीके की चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी उसके कारण। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी लोग यहाँ पर, ऐसा बोला जा रहा है कि जो लोग कानूनी समय सीमा जो यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है उसके बाद अगर गर्भावस्था को समाप्त करना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि भैया जाओ अदालत की अनुमति लो। तो यहाँ पर न्यायपालिका का डिसीजन आने में देर लग जाती है काफी, है ना, इसके लिए फेमस है। तो हमारे यहाँ है ना कि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, तो भैया उतना टाइम उनके पास होता नहीं है। ठीक है ना। तो वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका फुटल जो आपके एनोमलीज होती है, जो भ्रूण संबंधी विसंगतियां होती है, उसका पता भी काफी देर से चलता है ना। तो उसके कारण भी क्या होता है कि सही डिसीजन लेने में जो है वो टाइम लग जाता है। ठीक है ना, या टाइम निकल जाता है। इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि जो अविवाहित अनमैरिड वुमेन्स थी, ठीक है ना, और उनके अबॉर्शन की तो बात की नहीं गई, तो उनके पास जो है यहाँ पर अवसरों की उपलब्धता नहीं थी, उनके पास चॉइसेस की कमी थी, ना, लैक ऑफ चॉइसेस। ठीक, अब यहाँ पर जो 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ है वो उसके अंतर्गत क्या किया गया कि मान लीजिए कोई भी आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ठीक है ना, या रजिस्टर्ड कोई डॉक्टर है, तो उसकी एडवाइस पे ये जो टाइम पीरियड है अबॉर्शन का वो 12 वीक से बढ़ा के 20 वीक्स कर दिया गया। ठीक है ना। और जो भी आपके रेप सर्वाइवर हैं उनके लिए अबॉर्शन का जो टाइम लिमिट किया गया 20 वीक्स, और जो सब्सटेंशियल जहां पर एबनॉर्मेलिटी है किसी भ्रूण में, है ना, तो उसके लिए जो है 24 सप्ताह से अधिक की समयावधि को भी अनुमति दी गई। इसमें एक चीज और किया गया कि जो मैरिड वुमेन वर्ड था उसको रिप्लेस किया गया है एनी वुमेन से, तो इससे ठीक है, सभी महिलाओं के अधिकारों को यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। ठीक है। इसके बाद इसके कारण क्या होगा कि भैया जो आपका सोशल स्टिग्मा है उससे भी बच पाएंगे लोग। ठीक है ना। और आजकल जैसे मॉडर्न डे रिलेशनशिप है आपके, है ना, लिव इन रिलेशनशिप है, या मैरिज के इतर भी जो आपके संबंध है, शारीरिक संबंध है कपल्स के बीच में, तो उनके लिए भी ये आपका फायदेमंद होगा। तो सभी महिलाओं को यहाँ पर कवर किया गया। इसके बाद यहाँ पर ये बोला गया है कि ये अमेंडमेंट के दौरान जो है, अमेंडमेंट के द्वारा जो है सेटअप किया जाएगा स्टेट लेवल में मेडिकल बोर्ड, जो डिसाइड करेगा कि जो भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं आफ्टर 24 वीक्स, है ना, तो किस तरीके की कोई बहुत बड़ी जो है वहां पर समस्या, सब्सटैंशियल जो एबनॉर्मलिटीज है भ्रूण के अंतर्गत अगर वैसा है, तो वहां पर उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, वो डिसीजन लेगा। ठीक है। अब इसके बाद ये भी किया गया है कि जो भी महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं गर्भपात के लिए, तो उनकी पहचान को छुपाया जाएगा। सीधी बात है, राइट टू प्राइवेसी को वहां पर इंश्योर किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत आ जाता है ये। ठीक है। अब यहाँ पर लिमिटेशंस क्या है, तो सीधी बात है कि एक सबसे बड़ी बात ये कि सेक्शन जो 19 है ना, उसमें पॉक्सो एक्ट है, तो उसमें यह है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जो आपकी नाबालिग
है ना, महिला या पुरुष, तो उनके यौन संबंधों के बारे में जानकारी अगर प्राप्त होती है, ठीक है ना, अगर उनको वहां पर जानकारी प्राप्त होती है तो क्या किया जाएगा, भले ही वो सहमति से ही फिजिकल रिलेशन जो है बनाया गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है स्थानीय पुलिस को करानी होगी। और कानून के तहत सहमति की जो एज है हमारे यहाँ वो 18 ईयर्स है। तो ऐसे में क्या होता है कि वहां उनके जो पुलिस के द्वारा जो है एक तरीके का प्रताड़ना को झेलना पड़ता है लोगों को, है ना। तो इसीलिए जो है सुरक्षित और कानूनी रूप से जो निर्धारित गर्भपात है उससे वो वंचित रह जाते हैं, नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें मैरिटल रेप की जो विक्टिम्स है उनको कवर नहीं किया गया है ना। तो उनको कवर नहीं किया गया है तो उनके अधिकारों को यहाँ सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। तो उनकी जो टर्मिनेशन है ना, जो गर्भ धारण को समाप्त करने का जो अधिकार है महिलाओं का, वो सीमित हो जाता है। इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया गया है जो रेप विक्टिम्स है उनको, उनके लिए, और 24 वीक से अगर ज्यादा समय सीमा को वो पार कर जाती है, अगर ऐसा कोई स्थिति बनती है, तो वहां पर भी उनको रिट के माध्यम से भी फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से अनुमति प्राप्त करने का एकमात्र आयाम वहां पर बच जाता है। इसके बाद रिमोट एरियाज में आप देखेंगे तो हेल्थ केयर जो हमारे यहाँ क्लिनिक्स हैं या जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या ऐसा जो संस्थागत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कमी है हमारे यहाँ, तो उससे भी क्या होता है, अवैध गर्भपात जो है वहां पर प्रिवेलेंट हो जाता है, वहां पर देखा जाता है, जिससे इस एक्ट का जो उद्देश्य है वही विफल हो जाता है। इसके बाद देश में जो गर्भपात से संदर्भित कानून है उनके संदर्भ में महिलाओं में जागरूकता की कमी है। तो सीधी बात है, आगे का रास्ता ये है कि लोगों में जो है ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लाया जाए महिलाओं में और लोगों में भी, और नुक्कड़ नाट्य आंदोलन इन सब के द्वारा भी उनके अंतर्गत जो है उनके अंदर जो है जागरूकता का प्रसार किया जाए। इंस्टीट्यूशनल जो एबॉर्शन की फैसिलिटीज हैं रिमोट एरियाज में, है ना, वहां पर जो उनको उपलब्ध कराया जाए और इंस्टीट्यूशनल ही एबॉर्शन जो है वहां पर कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, ठीक है। तो और आशा भाषा का जो यूज है उसके थ्रू जो है रिप्रोडक्टिव जो राइट्स है वुमेन के उनको इंश्योर किया जाए। ग्रीन मैन्योर की बात करेंगे, हरी खाद, सीधी बात है अभी पंजाब कृषि विभाग में हरी खाद की खेती को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है उसके द्वारा, और सब्सिडी भी प्रदान की जा रही। तो ये होती क्या है, तो सीधी बात है, ये दे आर क्रॉप्स ग्रोन स्पेसिफिकली फॉर मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी स्ट्रक्चर, यही कीवर्ड है कि जो सॉइल फर्टिलिटी है और उसका जो स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, विशेष रूप से। अब सीधी बात है कि नॉर्मली जो ये आपका इनकॉर्पोरेटेड होता है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा वापस से किस में, सॉइल में, या तो डायरेक्टली, है ना, या फिर रिमूवल या कंपोस्टिंग से, ठीक है ना, सीधी बात है। इसके बाद हरी खाद की जो 3 मुख्य किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपका एक तो डेंचा लिखा हुआ है, एक लोबिया है और एक आपका सनई जिसको बोलते हैं सन हेम्प भी बोला जाता है। कुछ क्रॉप्स जो हैं आपकी और भी हैं, है ना, सम क्रॉप्स जैसे कि समर मूंग है, मैश पल्सेस हैं और गुआर है, ये भी जो है ग्रीन मैन्योर की तरह जो है इसको यूज किया जाता है। ग्रीन मैन्योर की जो वेराइटीज है, ठीक है ना, जो भी हरी खाद की किस्म होती है वो फसल को 42 से 56 दिन पुराना होने पर उसको फिर वापस से मिट्टी में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। पल्सेस से रिलेटेड जो क्रॉप्स है वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है सॉइल में जब आपके बीन्स वगैरह को प्लग करते हैं, है ना, प्लकिंग करते हैं जब बीन्स की आफ्टर 60 दिन। तो दलहन फसलों को 60 दिनों के बाद जो है उसकी जो फलियां है उसको तोड़कर मिट्टी में मिला दिया जाता है, इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। ग्रीन मैन्योर जो है आपका समझिएगा कि लेगुमिनस जो आपकी हरी खाद की प्रकृति है वो होनी कैसी चाहिए, इसके नेचर प्रकृति की बात करें तो फलीदार होनी चाहिए। और मिट्टी में ये फिक्सेशन जो आप नाइट्रोजन का समझ सुने होंगे, है ना, नाइट्रोजन साइकिल में आपने पढ़ा होगा, तो मिट्टी में जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसकी एक बड़ी मात्रा को जो है वापस से फिक्सेशन करने के लिए इसकी जड़ों पर ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए, गांठें होनी चाहिए। नॉर्मल सी चीज है, लेग्यूमिनस प्लांट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद क्या होता है, हरी खाद के जो बीज है वो इजीली जो है कम कीमत पर किसानों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। अब इसका महत्व क्या है, तो सीधी बात है जो केमिकल फर्टिलाइजर है उन पर डिपेंडेंसी हमारी घटेगी, तो उससे क्या होगा, हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर पाएंगे और प्रोडक्टिविटी को भी मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि सॉइल की जो है प्रोडक्टिविटी है, सॉइल की जो आपकी क्वालिटी है, मृदा का जो स्वास्थ्य उसको बनाए रख पाएंगे हम। क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये भी हो रही है ओवर इरिगेशन, ओवर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, जो उनका पेस्टिसाइड्स है, उनके यूज से क्या हो रहा है कि सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है, जो सॉइल की क्वालिटी, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है जब ये रासायनिक उर्वरक की अगर खपत यहाँ 25 से 30% कम होगी तो वो ज्यादा महंगी भी आती है मॉनेटरी टर्म्स में, तो किसानों के लिए यहाँ काफी इनपुट में बचत हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये सतत कृषि के लिए जो है एक व्यवहार्य विकल्प भी है। अब आप देखेंगे कि जो प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए जो फार्मर्स है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, वो ओवर यूज करते हैं
जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर। तो इससे सॉइल की क्वालिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट बनता है। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनकी डेफिशिएंसी देखी जाती है, जैसे कि आयरन है, जिंक है ना? ठीक है, तो इसको भी वहां पर हम क्या कर पाएंगे कि मैनेज कर पाएंगे और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रख पाएंगे। ठीक है, इससे जो है आपका सॉइल के पीएच लेवल को भी जो है अप टू द मार्क जो है या अच्छे स्तर तक बनाए रखने के लिए जो है ये आपकी फायदेमंद है। इसके बाद ये प्रिवेंट करेगी सॉइल इरोजन। ठीक है, ये आपका जो भी परागण करने वाले कीट है उनको भी भोजन प्रदान करेगी। ठीक है, इसके बाद जो है ये भी समझिएगा कि ये जो आपका रूट सिस्टम होता है इसके अंतर्गत, है ना? तो काफी सारी जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स होती हैं, तो ये इफिशिएंटली वहां पर पेनिट्रेशन करेगी कॉम्पैक्ट सॉइल्स को। उससे क्या होगा? इंक्रीज होगा आपका एरेशन जो होता है आपका सॉइल का, और सप्रेस करेगा ये वीड्स को, है ना? तो खरपतवारों को भी कम कम हो जाएंगे और मिट्टी का जो आपका वातन है बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के जो आपका कुशलता से वहां पर प्रवेश करने के कारण यहाँ पर जो है मिट्टी में ये कुशलता से एफिशिएंट मैनर में जो है ये क्या होगी, फसलों की जड़ में जो है ये प्रवेश करेगी। ठीक, तो उससे क्या होगा कि खरपतवार वगैरह कम हो जाएंगे, खरपतवार वगैरह, तो उससे भी प्रोडक्टिविटी ही बढ़ेगी। वही एक पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन को जो है ये इंश्योर करेगी सॉइल में, तो उससे जो है बहुत कम केमिकल फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इसके बाद ये जो आपके प्रिडेटरी है ना, जो आपके ये किसको, जो प्रेडेटरी होते हैं जैसे इंसेक्ट्स वगैरह, तो उनके लिए भी ये क्या करेगा, हैबिटाट जो है उनको क्या करेगी, प्रदान करेगी। परभक्षी लाभकारी कीट जो है उनको आवास प्रदान करती है और हानिकारक कीटों को ये मारती है और खा भी जाती है। इससे जो है कम कीटनाशकों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, इससे भी इनपुट बचेगा। अब हानि क्या है इससे? तो सीधी बात है कि जो फलीदार पौधे हैं या लेगुमिनस जो आपके प्लांट होते हैं उनको एक अच्छे अमाउंट में इरिगेशन की आवश्यकता होती है, तो ये अनसुटेबल है एरिड फार्मर्स के लिए। ठीक है ना, अगर ये प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं होती है तो ये जर्मिनेशन को हैम्पर करेगी। ठीक है ना, जर्मिनेशन को क्या करेगी, हैम्पर करेगी। तो उससे जो भी आपका प्लांट को, जो आपके प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, तो वो उनको उनके वाहक में किसी तरीके से, वाहन में या उसके वाहक में, इमोबिलाइजेशन में उसके नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। इसके बाद यहाँ पर ये भी चीज लिखी गई है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो डिसीज है, अगली फसल मतलब एक फसल लगाई गई फिर अगली फसल, तो उसके पहले अगर हरी खाद की जो फसल है अगर वो ठीक से विघटित नहीं हुई तो जो आपके मतलब डिसीज वगैरह है उसके होने की संभावना वहां पर अधिक होती है। तो आगे का रास्ता क्या है? तो सीधी बात है कि ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को इंश्योर करने के लिए। ठीक है ना, तो इसके जो है इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए किसानों के अंतर्गत जो है वो क्या करना चाहिए, जागरूकता का प्रसार करना चाहिए। सरकार को जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। किसानों को उसके बारे में बताना चाहिए कि किस तरीके से जो है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी सॉइल की हेल्थ जो है इंप्रूव हो जाएगी, है ना? तो इस तरीके की चीजों को जो है अवेयर करने के लिए सरकार को यहाँ पर आयाम पर कार्य करना चाहिए, है ना? कई सारे होते हैं, टीवी के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, है ना, नुक्कड़ नाट्य आंदोलन के द्वारा, और जो आपके ऐसे समूह है एसएचजी वगैरह उसको भी यूज कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, और इसके बाद जो है ये इसको बताना भी चाहिए, सीधी बात है कि इंपॉर्टेंट सोर्स है न्यूट्रिएंट का, सस्टेनेबल क्रॉप यील्ड्स का, है ना? तो स्पेशली अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को जो हम अब बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं तो उस संदर्भ में तो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता बढ़ाना लोगों में, है ना, किसानों में, उसके लिए काम करना चाहिए और इसका जो है उपयुक्त आयाम पर यूज भी करना चाहिए। अब एफपीओ की बात करेंगे तो यहाँ पर एक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जो है जयपुर में, जो इस ग्रुप से रिलेटेड जो आपका संगठन था तो उसके सम्मेलन हुआ है अभी, तो उसका उद्घाटन किया है उन्होंने। तो ये नॉर्मल सी चीज है। एफपीओ देख लेते हैं तो सीधी बात है ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना, ये कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता होगा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फार्मर मेंबर्स होते हैं इसमें, जो सक्रियता से वहां पर अपनी सहभागिता के द्वारा, है ना, क्या करते हैं, जो पॉलिसीज बनती हैं या जो डिसीजन मेकिंग है फार्मर्स के संदर्भ में, तो उसमें जो है अपनी सहभागिता करते हैं सक्रियता से। ठीक है ना, और सीधी बात है फसलों से संदर्भित और फसल उगाने वालों से संदर्भित जो किसान है उनके हितों का ये आपका संरक्षण करते हैं। तो जो SFAC सुना होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट करता है एफपीओ के प्रमोशन को। मतलब जो आपका स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है वो क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है एफपीओ के प्रमोशन को, है ना? ठीक है, अब इसके बाद जो है इसके अंतर्गत जो भी आपके सीमांत छोटे या भूमिहीन किसान है ना, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है कि उनके हितों के संदर्भ में, उनके अधिकारों के संदर्भ में वो बातों को रखे, उससे किसानों की जो आय है, आर्थिक मजबूती है ना, उन सबको सुनिश्चित करने के लिए जो है ये कार्यरत रहता है। हमारे यहाँ 86% भारत में अभी भी जो किसान है वो क्या है, आपके सीमांत छोटे और जो आपके लघु किसान हैं,
जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। अब इसके बाद जो है ये एंड टू एंड सर्विस को प्रोवाइड करता है, ठीक है, छोटे किसानों के लिए, सीमांत किसानों के लिए, उनसे कृषि के अंतर्गत जो भी सुविधाएं, मार्केटिंग, टेक्निकल सर्विसेज, प्रोसेसिंग, है ना, और भी जो एस्पेक्ट्स हैं आपके कल्टीवेशन के, वहां पर जो है किस तरीके के हितों को जो है, किस तरीके के अधिकारों को उनको प्रदान किया जाए, उसके लिए कार्यरत रहता है ये आपका, ठीक है। इसके बाद ये जो है यहाँ पर सुविधा दी गई है कि ये जो एफपीओ है ये जो है आपका क्या करता है कि यहाँ पर जो है कृषि उत्पाद से रिलेटेड जो भी उत्पादक है वो अपना समूह बना सकते हैं और खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, जो कंपनी एक्ट आपका 2013 है, ठीक है। ये संगठन जो है बिना किसी भेदभाव को लोगों को वहां पर जो है मेंबरशिप देता है, किसानों को, वहां पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, जैसे सोशल, जेंडर, पॉलिटिकल, रेशियल, रिलीजियस, है ना, ठीक है। तो इन सबसे ऊपर उठ के वो आपके किसानों का एक समूह है जो किसानों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये जो है ट्रेनिंग और एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है फार्मर मेंबर्स को, है ना, ये भी नॉर्मल सी चीज है, उनको प्रशिक्षण प्रदान करता है, उनको शिक्षित करता है, ठीक है। इसके बाद एफपीओ के द्वारा जो है ब्रांडिंग की जाती है ना, वहां पर जो है विपणन किस तरीके से किया जाए, प्रोसेसिंग किस तरीके से किया जाए, एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट किया जाए, तो उसके लिए भी कार्यरत रहता है, ठीक है। और उसको किसके द्वारा जो है वहां पर प्रमोट किया जा रहा है, आपने देखा भी होगा, निर्यात वगैरह को प्रोत्साहन देने के लिए। तो यहाँ पर किसान उत्पादक संगठनों को एक जिला एक उत्पाद के तहत भी बढ़ावा दिया जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत ज्यादा न्यूज में अभी, ठीक है ना, ये आपका लगातार 1 साल से। तो इसके बाद जो एस्पिरेशनल आपके डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर ब्लॉक लेवल में जो है कम से कम जो है एक एफपीओ के साथ जो है वहां पर एफपीओ के गठन को क्या दिया गया है, प्राथमिकता भी दी गई है। इसके फायदे क्या है, क्योंकि 86% हमारे यहाँ मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, तो उनके हितों को संरक्षित किया जा सकेगा, है ना। उनके जो छोटे छोटे चक हैं खेत के, है ना, जो छोटे आकार के खेत हैं, तो उनको जो है सामूहिक खेती के लिए प्रमोट करेंगे तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, तो उनका भी आर्थिक सशक्तिकरण किया जा सकेगा। इसके बाद जो है एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इससे होगा, ठीक है ना, और इंटेंसिटी जो फार्मिंग की या प्रोडक्टिविटी उसको भी बढ़ाया जा सकेगा। इसके द्वारा जो है बार्गेनिंग कैपेसिटी फार्मर्स की बढ़ जाएगी, जो छोटे फार्मर्स हैं आपके, लघु और सीमांत किसान हैं जो आपके, ठीक है, तो उससे उनको बेहतर मूल्य प्राप्ति में हेल्प होगी, सहायता मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी आपका इनपुट हो जाएगा वो भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए उनको कोई मशीनरी खरीदना है, क्रॉप लोन लेना है, पेस्टिसाइड लेना है, फर्टिलाइजर, तो इनपुट के लिए जो कॉस्ट लगती है वो भी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। मार्केटिंग के अंतर्गत जो एग्रीकल्चरल, देखिए उन्होंने कोई प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है या कृषि से रिलेटेड कोई उत्पाद है जिसको किसान उगा रहे हैं, तो अगर उन्होंने वहां पर पैदावार उसकी कर ली लेकिन उसको अगर अच्छा मूल्य नहीं मिला या मार्केट तक ले जाने के लिए उनको जो है पूरा का पूरा क्या नहीं मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, तो क्या होगा, क्या होगा उससे उनको लाभ तो होगा नहीं। तो उस तरीके के लाभों को भी सुनिश्चित करने के लिए सारे आयामों पर यह एफपीओ जो है कार्य करता है, ठीक है ना। इसके बाद जो है महिला किसानों के डिसीजन मेकिंग में सुधार करेगा। यहाँ पर जो है अगर खाद्य उत्पादन बढ़ेगा तो सीधी बात है सामाजिक संघर्ष कम होगा, और जो आत्महत्या की जो आपकी घटनाएं होती है किसानों से रिलेटेड वो भी कम होगी आपकी, है ना, और इनमें समुदायों में पोषण मूल्यों में भी ये सुधार करेगा। इसके बाद जो ब्रीड वाइज रिपोर्ट है लाइव स्टॉक की वो देखेंगे, तो अभी ये 20वीं पशुधन गणना के आधार पर यहाँ पर पशुधन और कुक्कुट की जो आपकी नस्लवार रिपोर्ट जारी की गई, पहली बार नस्लवार जो है रिपोर्ट जारी की गई, ये हमारे जो मंत्री जी हैं पुरुषोत्तम रुपाला जी, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, उनके द्वारा जारी की गई है। तो ये की पॉइंट क्या है, तो पहली बार जो ब्रीड वाइज डेटा कलेक्ट किया गया है ना, 20th लाइव स्टॉक सेंसस में, जो कि आपका 2019 के दौरान किया गया था। ऐसे आंकड़ों का संग्रह पहली बार किया गया जिसमें नस्लवार आंकड़ा संग्रहित किया गया है, ठीक है ना। तो इस बार जो है ये जो आपका डेटा वगैरह लिया गया है सैंपलिंग के लिए, तो इसमें कंप्यूटर का उपयोग किया गया है, टैबलेट का उपयोग किया गया है, कागज वगैरह का उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है ना। और ये जो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो है उसके द्वारा जो मान्यता प्राप्त पशु के साथ साथ जो कुक्कुट पक्षी हैं उनकी नस्लों के अनुसार वहां पर गणना की गई है। अब इसके जो है मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कुछ कुछ चीजें याद होनी चाहिए, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। 184 यहाँ पर जो रिकॉग्नाइज इंडिजीनियस, एक्सोटिक या क्रॉस ब्रीड आपकी जो आपकी ब्रीड्स है उनको यहाँ पर कवर किया गया है, ठीक है। अब उसमें से भी जो 19 सेलेक्टेड स्पीसीज थी उनको यहां पर कवर किया गया जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आपकी नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज में। एक्सोटिक और जो आपकी क्रॉस ब्रीड एनिमल है ना, वो यहां पर कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो 26.5%, और टोटल कैटल जो पॉपुलेशन है ना उसकी बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक। उसके बाद यहां पर 73.5% जो है इंडिजीनियस है और जो बचे हुए आपके नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो विदेशी और संकर पशु उनका पार्टिसिपेशन कितना है मवेशियों में, मवेशी की बात कर रहे हैं, उनकी आबादी 26.5, लेकिन जो स्वदेशी और बिना वर्ग के मवेशी है उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 73.5 है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो क्रॉस ब्रीड जर्सी है उसका हाईएस्ट शेयर है इसमें 49.3%, जो कंपेयर करके बता रहे हैं 39.3% किसके रिस्पेक्टिव, किसके पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं, किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं, तो क्रॉस ब्रीड हॉल्स्टीन फ्रीशियन जो है ना, जो टोटल आपका एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीड कैटल के अंतर्गत आएगा। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, इसका परसेंटेज वगैरह याद नहीं करना है। इसके बाद कुल देसी गायों में जो गिर है, लखीमी है, साहिवाल नस्ल है, उनका प्रमुख योगदान है। भैंसों की बात करें तो जो मुर्रा नस्ल है उसका सबसे ज्यादा यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल आबादी में 42.8%, जो यूजुअली जो है का आमतौर पर जो है यूपी और राजस्थान में पाई जाती है। भेड़ों में 3 विदेशी नस्लें हैं, देश में 26 देशी नस्लें भी पाई गई हैं। देश में बकरियों की बात की जाए तो 28 देशी नस्लें पाई जाती हैं। ब्लैक बंगाल नस्ल जो है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, परसेंटेज वाइज आबादी की बात कर रहे हैं तो 18.6% है। इसके बाद जो कुक्कुट, देशी मुर्गी और असील ब्रीड जो है आपकी, ये मेजरली कंट्रीब्यूशन है इसका, ठीक है ना, दोनों में, बैकयार्ड पोल्ट्री में और कमर्शियल पोल्ट्री फार्म दोनों में। रुपी का डेप्रिसिएशन की बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, तो सीधी बात है यहाँ पर रुपी की जो वैल्यू है वो लगातार गिर रही है ना, किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं हम, तो हम बात कर रहे हैं डॉलर के, ठीक है। और ये जो इंपैक्ट है वो क्या है, स्पिल ओवर इफेक्ट है आपका, क्योंकि यूएस का डॉलर स्ट्रॉन्गर है, इस टाइम पे मजबूत होता चला जा रहा है, ठीक है ना। अभी तक रिकॉर्ड स्तर पे जो है रुपए की वैल्यू कम हो गई, 77.37 पर आ गया है ये, है ना, ठीक है। तो रुपये का जो डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या है कि डॉलर के मुकाबले हमारा रुपए जो है वो कम मूल्यवान हो गया है, ठीक है ना। और डॉलर की तुलना में जो रुपए के मूल्य में गिरावट आई है उसका सीधा सीधा अर्थ है डिमांड और सप्लाई का जो आपका साइकिल है वो आपका डिसबैलेंस हो गया। इसका मतलब ये कि डिमांड और सप्लाई का जो आपका साइकिल है उसमें डॉलर के मूल्य में वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि डॉलर की मांग बढ़ रही है, जिसकी मांग ज्यादा है वो चीज महंगी है, ठीक है। अब रीजन क्या है इसका, ठीक है, तो आयात में वृद्धि है ना, ठीक है, तो इससे आउटफ्लो हो रहा है डॉलर्स का, पहली चीज। इसके बाद जो डॉलर का इनफ्लो कम हो रहा है हमारे यहाँ, है ना, एफडीआई, एफपी, जो आपका मान लीजिए कि जो हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है हमारे यहाँ, तो उसमें जो है कमी हो रही है, तो इसके कारण एक्सपोर्ट में कमी देखी जा रही है, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। क्यों? क्योंकि डॉलर इनफ्लो कम है, ठीक है। अब तीसरी चीज यहां समझिएगा कि अगर डॉलर का इनफ्लो कम हो गया तो शॉर्टेज हो गई डॉलर की, तो इंक्रीज हो जाएगी वहां पर डॉलर की वैल्यू और रुपये की वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाएगी। इन दोनों में जो है बिल्कुल सीधा सा रिलेशन है, एफडीआई एफपीआई भी कम हो रहा है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था? सबसे पहली चीज कि रुपये डेप्रिशिएट हो गया तो हम ज्यादा से ज्यादा चीजों पर डिपेंडेंट है इंपोर्ट के लिए। एनर्जी के सेगमेंट में आप देखेंगे तो, ठीक है ना, तो हम ज्यादा से ज्यादा आयात करते हैं, तो सीधी बात है ट्रेड बैलेंस जो अकाउंट है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा और जो करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट है उसको और ज्यादा करेगा, ठीक है। अभी करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए, वही तो हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन है। और ज्यादा से ज्यादा जो लाइक और शेयर करिए, ठीक है ना, वीडियो को, उससे हम लोगों को भी जो है मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो सीधी बात है कि अगर रुपए का मूल्य ह्रास होगा तो इससे क्या होगा, भारत जो आयात कर रहा है वो महंगा हो जाएगा, लेकिन निर्यात सस्ता हो जाता है। लेकिन हम अभी तक निर्यात जो है, हम अगर आयात और निर्यात को कंपेयर करके देखें तो हम आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, इसीलिए आत्मनिर्भर भारत को हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि चाइना जो है रुपये का अपनी जो करेंसी है उसका जो है डेप्रिसिएशन करता था। क्यों? क्योंकि वो तो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है, जो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, वो तो उसके लिए तो फायदेमंद था वो चीज। अब यहां पर ये समझिएगा कि यहां पर ये बोला जा रहा है कि आयातित वस्तुओं का जो उच्च मूल्य होगा वो भारत में मुद्रास्फीति की जो दर है उसको भी बढ़ा देगा, इन्फ्लेशन को। ये कैसे इन्फ्लेशन होगी? जो इंपोर्ट लेड इन्फ्लेशन होगा। और यहां पर आरबीआई की एक रिपोर्ट है जिसमें बोला जाता है कि अगर हमारी जो मुद्रा है उसका 5% मूल्य ह्रास हो जाए, ठीक है ना, तो जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है उसमें 15 बेसिस पॉइंट जो है इंक्रीज हो जाता है। इनके वैसे भी जो हमारे इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है ना, जो जिससे सब परेशान है, तो इस तरीके की समस्याएं जो है और देश में जो है नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी, ठीक है, सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा देगी, गरीबी बेरोजगारी को लगातार बढ़ाएगी, है ना, तो लोग जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज होंगे। इसके बहुत सारे डोमिनो इफेक्ट हैं आपके। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आरबीआई जो है इंटरवीन करती है किसमें, कि फॉरेक्स जो आपका मार्केट है वहां पर वोलेटिलिटी को कम कर सके, ठीक है ना, इसलिए वहां पर वो हस्तक्षेप भी करता है, ठीक है। तो अब यहां पर जो रुपए का मूल्य ह्रास है उसको रोकने के लिए आरबीआई करता क्या है
कि भंडार से फिर डॉलर को बेचेगा। सीधी बात है, समझिएगा कि डॉलर की अगर मार्केट में कमी हो गई और रुपये बहुत ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, उस डिमांड और सप्लाई के साइकिल को व्यवस्थित करने के लिए वो डॉलर के इनफ्लो को बढ़ाएगा कौन, आरबीआई, ठीक है ना। और रुपये को अगर वहां पर कम करेगा तब तो जो है वैल्यू जो है रुपये की वो अप टू द मार्क आएगी। ये जो साइकिल है आपका डिमांड और सप्लाई का वो व्यवस्थित हो पाएगा। तो इससे होगा क्या कि वो डॉलर कहीं से लाएगा तो कहां से लाएगा, तो अपने विदेशी मुद्रा भंडार से लाएगा। तो उससे जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, जो फॉरेक्स है, उसकी मात्रा में भी कमी हो जाएगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग वगैरह देखते हैं वो भी तो, उसकी भी तो उधार लेने की लागत बढ़ जाएगी लोगों की। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे, देश की फाइनेंशियल हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो रिलेटेड है आपका एमसीक्यू से। तो सबसे पहले आईईए की बात है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है हमको। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक आपका ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि स्टैब्लिश किया गया था इसको पेरिस फ्रांस में 1974 में, ये भी ठीक है। इंडिया जो है आपका एसोसिएट मेंबर है आईईए का, कब से, तो मार्च 2017 से। इसके बाद जो आपका वो जो आपके आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य हैं वही राज्य जो है आपके, राज्य मतलब देश, आईईए के सदस्य बन सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये भी आपका जो स्टेटमेंट है, चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि सही पूछा गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के बारे में स्टेटमेंट बताइए कौन सा गलत है। तो पहला ये कि इसको सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष 12 मई को, और इसको ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब कब से ऑब्जर्व किया जा रहा है ना, ऑफिशियली, तो 1974 से। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा ये कि पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। तीसरा ये कि 12 मई को जो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक है उनका नाम क्या था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में भी उसको मनाया जाता है। जो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक भी मानी जाती है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये नाम याद रखिएगा आप। तो उनकी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है 12 मई को। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और इसमें पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है यहाँ पर। इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।